हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से पढ़ेंगे करंट अफेयर्स ऑफ जुलाई पार्ट 4, यानी कि जुलाई के जो आखिरी हफ्ता है उसके जो करंट इंपॉर्टेंट अफेयर्स हैं उन सभी को हम पढ़ेंगे। तो वीडियो में की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। और हम बीएससी की मैथ्स की वीडियोस भी डालने लग गए हैं, तो आप उन्हें भी जाके प्लेलिस्ट में सेक्शन में देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप उसे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको पीडीएफ और वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहेगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब पहला क्वेश्चन ओलंपिक गेम्स से, आजकल ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं, तो ओलंपिक गेम्स से पहला क्वेश्चन हमारा जो बनता है वो है कि विच नेशन इज ऑलवेज फर्स्ट इन द परेड ऑफ नेशंस एट द ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी। तो जब ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी होती है उसमें सारी कंट्रीज आती हैं, तो आपको ये बताना है कि सबसे फर्स्ट में कौन सी कंट्रीज आती है हर बार, और सबसे लास्ट के कंट्रीज का मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे फर्स्ट में कौन सी कंट्रीज आती है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है ग्रीस, इंडिया, जापान और यूएसए। इन चारों में से कौन सी कंट्री फर्स्ट में आती है? आपका सही आंसर है ग्रीस, यानी कि ग्रीस कंट्री सबसे पहले आती है। क्यों? क्योंकि ग्रीस में सबसे पहले ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेट हुए थे, इसलिए हर साल जब भी कोई ओलंपिक गेम्स होता है उसमें सबसे पहले जो कंट्री अपनी परेड करती है वो है ग्रीस। और लास्ट में जो कंट्री आती है वो होती है होस्ट कंट्री, यानी कि जिस देश में वो खेला जा रहा है तो उस देश में वो कंट्री लास्ट में आती है। जैसे अभी जापान में ओलंपिक्स चल रहे हैं, जापान के टोक्यो में, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो ग्रीस आई होगी, ग्रीस कंट्री, और सबसे लास्ट में आई होगी जापान, ठीक है। और जो जापान ग्रीस है वो कंट्री है, बाल्कन्स की कंट्री है, ठीक है। और यहाँ की जो कैपिटल है वो एथेंस है, और यहाँ की करेंसी यूरो है, ठीक है। जो मेन बात आपको याद रखनी चाहिए, वो कैपिटल और करेंसी है, वो कैपिटल एथेंस और करेंसी यूरो है। और यहाँ पर ग्रीस का मैप दे सकते हैं, ठीक है। और इसकी यहीं पर आसपास कैपिटल भी होगी ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस। अब अगला क्वेश्चन है वेब बेस्ड इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म हीरोज कनेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय, यानी कि जो वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है हीरोज कनेक्ट, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है बीसीसीआई, यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, फीफा फेडरेशन, फीफा फुटबॉल का फेडरेशन है जो, हॉकी इंडिया, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है हॉकी इंडिया, यानी कि हॉकी इंडिया ने जो वेब बेस्ड प्रोग्राम है हीरोज कनेक्ट उसको लॉन्च किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना भी जो हीरो कनेक्ट है जो हॉकी इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको दी गई है। हॉकी इंडिया का जो ऑफिशियल विकीपीडिया ऑफिशियल पेज है, वेबसाइट है, मैंने वहाँ से ये वेब इन्फॉर्मेशन निकाली है और आपके सामने रखी है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है मेनली ये है कि किस तरीके से जो प्लेयर्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, और जो लोग हैं वो जो उन स्पोर्ट्स से कैसे कनेक्ट करें जो उतने फेमस नहीं है एज कम्पेयर टू क्रिकेट। एंड क्रिकेट जितना फेमस है इंडिया में उतना फेमस नहीं है जो गेम्स, उनसे उनके जैसा फेमस कैसे बनाया जाए, और लोगों को प्रोत्साहित कैसे किया जाए, और लोगों को देखने के लिए कैसे उनके अंदर उत्सुकता जगाई जाए कि आप ये गेम देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हॉकी हीरो जो हॉकी इंडिया है इन्होंने एक लॉन्च किया है, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टेनलेस स्टील ब्रिज हैज बीन लॉन्च्ड बाय, यानी कि जो दुनिया का पहला 3D प्रिंट स्टेनलेस स्टील ब्रिज है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक इमेज लगाई हुई है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें लोग जा रहे हैं। ये 3D प्रिंटेड है स्टेनलेस स्टील ब्रिज। तो किस देश में बनाया गया है? आपके ऑप्शन है न्यू दिल्ली, वाशिंगटन डीसी, चेन्नई और एम्स्टर्डम। तो ये किस सिटी में बनाया गया है पहले ये बात करेंगे, फिर किस कंट्री में है मैं भी आपको बताऊंगा। तो सही आंसर है एम्स्टर्डम, यानी कि जो एम्स्टर्डम सिटी है उसके जो कैनाल है उसके ऊपर ये बनाया गया है 3D प्रिंटेड हमारा जो ब्रिज है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब इस पुल के बारे में जान लेते हैं। ये एक 12 मीटर 3D प्रिंटेड पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, जिसे डिजाइन किया था जोरिस लारमैन ने, और बनाया गया है डच रोबोटिक्स कंपनी MX3D। और इसे एम्स्टर्डम में 6 साल के प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये मेन चीज थी ब्रिज के बारे में, ठीक है। 6 साल के प्रोजेक्ट के बाद इसको लॉन्च किया गया है, और नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, ठीक हो गया दोस्तों। अब है हु इज प्लानिंग टू लॉन्च अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन फ्यूचर, यानी कि इंडिया में कौन सा जो बैंक है या फिर वो लॉन्च करने वाले हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को। तो बताइए, आपके ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो कौन सा बैंक प्लान कर रहा है ऐसी करेंसी लॉन्च करने के लिए? तो सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI, जो भारत का मेन बैंक है। जो सारे बैंक कैसे चलते हैं, उनके लिए कौन सी गाइडलाइन आनी है, वो सभी इशू करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्लान किया है कि वो आने वाले कुछ सालों में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेंगे इन इंडिया।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्ट CBDC है और डायरेक्ट CBDC, इनडायरेक्ट CBDC और हाइब्रिड CBDC क्या होती है आप यहाँ पर से डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट CBDC होती है वो सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को कनेक्ट करता है और कॉमर्शियल बैंक फिर पर्सन और मर्चेंट को कनेक्ट करता है, ठीक है। और फिर जो डायरेक्ट CBDC होती है वो सेंट्रल बैंक से पर्सन और मर्चेंट के पास जाती है, ठीक। और जो हाइब्रिड CBDC होती है उनके बीच में एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, इस तरीके के जो ये पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं ये आते हैं पर्सन और मर्चेंट के बीच में। और डायरेक्ट में क्या होता है कि जो भी बेनिफिट्स होंगे वो सेंट्रल बैंक के द्वारा सीधे पर्सन को दिए जाएंगे और मर्चेंट को दिए जाएंगे। और इनडायरेक्ट CBDC में सेंट्रल बैंक उन जो भी नियम आएंगे, जो भी चीज़ें आएंगी वो कॉमर्शियल बैंक को बताएगा, फिर कॉमर्शियल बैंक के थ्रू हमें उस चीज़ का लाभ मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे लिखा है कि ये डिजिटल रूपी लॉन्च करने वाले हैं हमारे सेंट्रल बैंक यानी कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जान लेते हैं कि RBI के हेडक्वार्टर हैं मुंबई में और ये ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया था 1 अप्रैल 1935 यानी कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी फाउंडेशन हुई थी। और इंडिया इसके अंदर है, इंडिया के अंदर आता है ये, ऑब्वियसली बात है। गवर्नर है शक्तिकांत दास और सब्सिडायरी है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, जो नोट छापती है इंडिया में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस हैज बीन रिब्रांडेड एज। जो मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस है उसको रिब्रांड कर दिया है कैसे? तो आपके ऑप्शन है मैक्स बुपा, बुपा मैक्स, बुपा नीवा और नीवा बुपा। जान लेते हैं कि जो मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस था उसके बारे में जान लेते हैं। इनकी जो CEO थे वो थे कृष्णन रामचंद्रन, जो मई 2020 से बने हुए हैं और 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, इंडिया। और इनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है ब्यूपा फेडरल टोन LLP। तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर है नीवा बुपा, यानी कि जो नीवा बुपा है वो नया नाम है किसका? मैक्स बुपा का। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस रिब्रांड्स एज नीवा बुपा स्टॉप्स यूजिंग मैक्स ब्रांड नेम। यानी कि जिस कंपनी का नाम जो मैक्स था ना, उन्होंने जो अपने जितना भी इस कंपनी में उनका शेयर था तो उन्होंने अपना वो वापस लिया, जिसकी वजह से अब जो मैक्स बुपा है वो अपने नाम में मैक्स को यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है विद द एग्जिट ऑफ मैक्स इंडिया। जो मैक्स इंडिया उन्होंने इसमें से अपना एग्जिट कर लिया है, जिसकी वजह से अब जो मैक्स ब्यूपा था वो अब नीवा ब्यूपा हो चुका है, ठीक है। अगला है कि हर साल कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 26 जुलाई, 25 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई। अब कारगिल विजय दिवस के बारे में आता सभी को जानता होगा। कारगिल विजय दिवस 1999 में इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 60 दिन के बाद विक्ट्री हासिल की थी, जिसमें हमारे बहुत ज़्यादा शहीद हुए थे, जिसमें विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, संजय कुमार, योगेंद्र सिंह यादव है, जिन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी ये युद्ध जीतने में, ठीक है। तो हमारा इसका सही आंसर है कि हर साल 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भी सैनिक शहीद हुए थे कारगिल की लड़ाई को जीतने में जो इन्होंने मदद करी थी, वो जो शहीद हुए थे उनका मेमोरियल यहाँ पर बनाया गया है। और इस पहाड़ी के रास्ते पाकिस्तानी भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो जो हमारे सोल्जर हैं, इंडियन सोल्जर्स हैं, उन्होंने उनको यहाँ से खदेड़ दिया था, भगा दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु हैज बिकम द थर्ड इंडियन टेनिस प्लेयर टू विन अ सिंगल मेंस मैच एट द ओलंपिक गेम्स। यानी कि ओलंपिक गेम्स में टेनिस भी एक गेम होता है, आप सभी जानते होंगे, लॉन टेनिस। तो उसमें तीसरे भारतीय कौन है जिन्होंने मैच जीता है, सिंगल मैन से मैच जीता है ओलंपिक गेम्स में? वो ये हैं, आपको नाम बताने का। आपके ऑप्शन है महेश भूपति, लिएंडर पेस, सुमित नागल, रोहन बोपन्ना। आपका सही आंसर है, आपका आंसर है सुमित नागल। सुमित नागल जो ये हैं, इन्होंने अपना पहला मैच जीता है ओलंपिक गेम्स में और ये भारत के तीसरे इंडियन प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है इन ओलंपिक गेम्स, ठीक है। यहाँ पर इनकी इस उपलब्धि के बाद पूरा एक आर्टिकल छपा है, बहुत जगह इनका नाम छपा है, जिसकी वजह से इनको बहुत सराहना मिली है इनके खेल को। तो इन्होंने ये देखिए जहाँ पर देख सकते हैं सुमित नागल बिकम्स ओनली थर्ड इंडियन टू विन अ सिंगल टेनिस मैच एट ओलंपिक्स, ठीक है। जो सिर्फ 25 साल में करने वाले पहले भारतीय हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि विच IIT हैज लॉन्च्ड इनोवेशन हब टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज। अभी आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में ड्रोन से अटैक हुआ था, जिसमें कुछ जवानों को कुछ छोटी सी चोटें आई थी और जो उनका मेन मकसद था आतंकवादियों का वो नाकामयाब हो गया हमारे सोल्जर की सतर्कता की वजह से। लेकिन जो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी है इसको डिफेंड करने के लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज को किस IIT के द्वारा इनोवेशन हब बनाया गया है? आपके ऑप्शन है IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर। आपका सही आंसर होगा
आपका सही आंसर है IIT कानपुर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IIT कानपुर लॉन्चेज टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब टू फाइंड साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन फॉर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज, ताकि जो कोई भी ड्रोन अटैक होता है तो उससे पहले पता चल जाए, जिससे कि जो ड्रोन को शूट डाउन कर दिया जाए। तो ऐसी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी किसने बनाने की कोशिश करी है या फिर वो बनाएंगे, ऐसा इनोवेशन हब लॉन्च किया है, वो है IIT कानपुर। ठीक है, वहाँ की जो भी ये IIT कानपुर में लॉन्च हुआ है किस तरीके से होगा, ये मैंने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं IIT कानपुर के बारे में। इनका जो मोटो है वो है तमसो मा ज्योतिर्गमय, इंग्लिश में इसको कहेंगे फ्रॉम डार्कनेस लीड मी टू लाइट, यानी कि अंधकार से मुझे उजाले की तरफ ले जाओ। ठीक है, और इनका जो स्थापना हुई थी वो थी 1959 में, 62 ईयर्स एगो आज से। और इनके चेयरमैन है के राधाकृष्णन, डायरेक्टर हैं अभय क्रांतिकर, और यहाँ अकेडमिक स्टाफ है 447, और यहाँ लगभग 6000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अंडर ग्रेजुएट हैं 3600 और पोस्ट ग्रेजुएट हैं 1300 और डॉक्टरल स्टूडेंट्स हैं 1389। अगला है हर साल वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है 28 जुलाई, यानी कि हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है, ताकि लोगों के दिलों में या फिर लोगों के माइंड में ये भरा जाए कि ये उनको समझाया जाए कि नेचर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इसे हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, अगला है कि विच हिस्टोरिकल प्लेस फ्रॉम इंडिया हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ठीक है, मैं अभी जो इस क्वेश्चन में जो इसका आंसर है वो तो 39th हिस्टोरिकल प्लेस है। ठीक है, उसके बाद जो है एक और इंडिया का 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है, जिसको भी हमें अभी बताएंगे। ठीक है, ढोलावीरा नाम है उसका, वो 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है इंडिया, और इंडिया ब्राउन कंट्रीज के अंतर्गत आ गया है। ऐसे कंट्रीज जिनके पास 40 से 49 के बीच में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती हैं, उन्हें ब्राउन कंट्रीज का दर्जा दिया जाता है। तो इंडिया अभी उसके अंदर आ चुका है। तो ये बताना है कि जो 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया से, वो कौन है? आपका ऑप्शन है ताजमहल, अजंता केव्स, हम्पी और ककाटिया रुद्रेश्वरा टेम्पल। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो इनकी लोकेशन है पेरिस फ्रांस में। कंडीशन 20 कंडीशन के ऊपर इन्हें खरा उतरना पड़ता है, जिसको भी हमको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा देना है। तो अगर उसमें शामिल हो गए, इन्होंने 20 कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया, तो हम उन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर डाल देंगे। ठीक है, और 1975 से इफेक्टिव हुआ था और 1972 में इसको बनाया गया था। आपका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है ककाटिया रुद्रेश्वरा टेम्पल, जिसको रमप्पा टेम्पल भी कहते हैं। और ये जो रमप्पा टेम्पल है ना, ये नाम इस टेम्पल को बनाने वाले कारीगर, यानी कि जो मेन आर्किटेक्ट थे इस मंदिर के, उनके नाम के ऊपर रमप्पा टेम्पल, उनके नाम के ऊपर इस मंदिर का नाम रखा गया है रमप्पा टेम्पल। ठीक है, और ये तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में, ये भी याद कर लीजिए। ये 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया का, और जो 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके बारे में भी बात। और ये देख लीजिए यहाँ पर जो भी था कि 44th सेशन हुआ था जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, उसमें इसको दर्जा दिया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। और 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो मैंने आपको बता दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को बधाई दी है कि अब जो ये मंदिर है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आया है, तो जिसकी वजह से टूरिज्म प्रमोट होगा और वहाँ के लोगों की जो लोकल लोग हैं उनकी इनकम भी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, और जो 40th इंडिया का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आया है वो है धोलावीरा इन गुजरात। और जो धोलावीरा है ना, ये हड़प्पन सभ्यता का एक शहर है। हड़प्पन सिटी थी, उसके अंदर एक सिटी है धोलावीरा, जिसको खोज के निकाला था और 1968 में इसकी खोज हुई थी। और वहाँ जाके लोगों ने क्या कहते हैं, अभी इसको दर्जा दे दिया गया है किसका? वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। अगला क्वेश्चन है हु हैज वॉन अ गोल्ड मेडल एट द 73 kg कैटेगरी कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड इन बुडापेस्ट हंगरी। अब जो हंगरी के में एक वर्ल्ड कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही थी, ठीक है, तो उसमें किसने गोल्ड मेडल जीता है? ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे थे, जिन्होंने भी ये जीता है उन्होंने ओलंपिक्स में जीता है, ओलंपिक्स में नहीं जीता उन्होंने जीता है कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और इसमें जीतना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इट इज इक्वल टू, कह सकते हैं ओलंपिक गोल्ड के बराबर ही है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू ने अभी सिल्वर मेडल जीता हुआ है इंडिया के लिए ओलंपिक गेम्स में वेट लिफ्टिंग 49 kg कैटेगरी में। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। प्रिया मलिक, साक्षी मलिक, कर्णा मल्लेश्वरी, इन तीनों में से आपका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? सोचिए, सही आंसर है प्रिया मलिक जी ने। प्रिया मलिक जी ने आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता इन 73 kg कैटेगरी कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। और बुडापेस्ट हंगरी की कैपिटल है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इंडिया की जूनियर रेसलर हैं ये, जिन्होंने हंगरी जाके भारत का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। ठीक है, और 5-0 की डोमिनेशन से इन्होंने ये मैच जीता था। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई। तो सही आंसर है 29 जुलाई, यानी कि 29 जुलाई को हर साल, यानी कि कल इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया था एज कम्पेयर टू अदर ईयर्स। ठीक है, पिछले साल मनाया गया था। तो मैं आपको बता दूं, क्या कहते हैं कि
जो टाइगर पॉपुलेशन है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत कम हो रही है। इंडिया में 1973 में पहला टाइगर रिजर्व टाइगर प्रोजेक्ट यानी कि जिसमें टाइगरों को संरक्षित किया जाए उसके लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर था, 1973 में लाया गया था। तो उसके बाद से जो इंडिया में टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती गई है और अभी अप्रोक्स 2200 से ज़्यादा टाइगर्स इंडिया में अवेलेबल हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं ऑल ओवर द कंट्रीज, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने टाइगर पॉपुलेशन को इंक्रीज किया है, जबकि और देशों में डिक्रीज हुई है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि विच स्टेट से चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड ड्रिंक फ्रॉम टेप स्कीम, यानी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ये स्कीम लॉन्च की है जिसमें कि आप जो आपके घरों में नल है उससे पानी पी सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब आपके जो नल हैं उनमें भी शुद्ध पानी आएगा। ये स्कीम किस चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया, किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च करी है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड। इसका सही आंसर है उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं श्री नवीन पटनायक जी, उन्होंने सुजल ड्रिंक फ्रॉम टेप मिशन को लॉन्च किया है जिसमें आपके घरों का जो नल है आप वहां से भी पानी पी सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब पानी पूरी शहर में ये हुआ है सबसे पहले, तो अब आप नलों से भी पानी पी सकते हैं क्योंकि उसमें भी साफ पानी आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक पूरा आर्टिकल है मिंट के द्वारा, पूरी फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव सेफ ड्रिंकिंग टेप वाटर, यानी कि जो नलों में पानी आता है वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर होगा। ठीक है, अब बात कर रहे थे उड़ीसा की। उड़ीसा इंडिया का एक कैपिटल स्टेट है जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, और गणेशी लाल वहाँ के गवर्नर हैं, यानी कि राज्यपाल और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक जी, और वहाँ की पॉपुलेशन है अप्रॉक्स 4.37 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2014, और ये है हमारा प्यारा भारत, और इसकी उड़ीसा की लोकेशन है यहाँ पर। ठीक, तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने आज डिस्कस किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और आप भी सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जब तक कोरोना है तो कोरोना 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, वैक्सीन लगा लीजिए जितना जल्दी हो सकता है, और अपने घर वालों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।